देखिए आज अपन कैपेसिटिव करंट ब्रेकिंग के बारे में देखेंगे, जिसको अपन इंटरप्शन ऑफ कैपेसिटिव करंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये नाम तो ज़्यादा सही नहीं है कैपेसिटेंस स्विचिंग, क्योंकि इसके तो अलग अलग मायने हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको है ना शुरू से लेकर एंड तक हर एक पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये टॉपिक हार्ड लगता ना तो मैं धीरे धीरे आपके लिए थ्योरी सेटअप करूंगा और एक एक पॉइंट बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले अपन कैपेसिटिव करंट ब्रेकिंग के बारे में देख लेते हैं कि ये होता क्या है। देखो सिंपल सा ये है कि जो सर्किट ब्रेकर है ना, उसको जब कैपेसिटिव करंट को ब्रेक करना पड़ता है ना, तब उस जो फेनोमिना होता है उसको कैपेसिटिव करंट ब्रेकिंग बोलते हैं। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है। देखो कैपेसिटिव करंट लाइन में फ्लो करता है। ठीक है, अब देखो ये कैपेसिटिव करंट ब्रेकिंग सर्किट ब्रेकर को करनी कब करती है। देखो जब एक लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, और वो अनलोडेड है, तो उसमें क्या होता है, कैपेसिटिव करंट फ्लो करना पड़ता है करता है कैपेसिटिव करंट फ्लो करता है। उस टाइम अगर सर्किट ब्रेकर को अपनी ओपनिंग करनी पड़े ना, तो आपको पता है कि जब अनलोडेड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है तो उसमें कैपेसिटिव करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है ना, तब अगर सर्किट ब्रेकर ओपन हो रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटिव करंट को ब्रेक करना पड़ेगा। एक तो इस वक्त, ठीक है ना, और यही चीज़ अपन आगे पढ़ेंगे। दूसरी, जब एक कैपेसिटर बैंक को अपन डिस्कनेक्ट करते हैं ना अपने सिस्टम से, तब कैपेसिटिव करंट ब्रेकिंग करनी पड़ती है किसको, सर्किट ब्रेकर को। और ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है कि कैपेसिटर बैंक किस काम में आता है, ये पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के काम में आता है। ठीक है ना, अब देखो कैपेसिटिव करंट ब्रेकिंग का इफेक्ट क्या होता है सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस, कॉन्टैक्ट के अक्रॉस। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जब भी सर्किट ब्रेकर कैपेसिटिव करंट को ब्रेक करता है ना, तो हाई वोल्टेज सर्ज अपीयर हो जाते हैं। ठीक है ना, किसके अक्रॉस, सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के अक्रॉस। इस चीज़ को मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एक हल्का सा आइडिया देने की कोशिश करता हूँ। देखो अपन को पता है कैपेसिटर में वोल्टेज और करंट सेम फेस में नहीं होते, करंट लीड करता है। करंट लीड करता है किससे, वोल्टेज से। देखो करंट जीरो तो वोल्टेज अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे, सॉरी वोल्टेज जीरो तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे, और वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू पे तो करंट जीरो वैल्यू पे। ठीक है, और ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, अब देखो अपन जो सर्किट ब्रेकर में जो आर्क का इंटरप्शन करते हैं वो करते हैं नेचुरल जीरो पे। तो देखो मान लो अगर यहाँ पे करंट का, सॉरी आर्क का अपन ने इंटरप्शन किया, ठीक है ना, तो मान लो आर्क इंटरप्ट हो गई। तो देखो अगर इस वक्त अपन आर्क को इंटरप्ट कर रहे हैं ना, तो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के अक्रॉस एक वोल्टेज आ रहा है जो मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज की, नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, अगर इतना हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के अक्रॉस आएगा तो क्या आर्क वापस से रीस्ट्राइक नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। देखो ये तो मैक्सिमम वोल्टेज है सिस्टम का, हालांकि ऐसा होता नहीं है। जो जो वोल्टेज आना है सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के अक्रॉस, वो ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जनरेटेड वोल्टेज आएगा। वो चीज़ भी अभी अपन आगे देखेंगे। तो देखो सिंपल सी 100 बात की एक बात यहाँ पे सुनो, अगर इतना ज़्यादा वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के अक्रॉस आएगा तो क्या आर्क इंटरप्ट हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। इसीलिए क्या कहते हैं, कैपेसिटिव लोड को, कैपेसिटिव करंट को इंटरप्ट करना क्या है, डिफिकल्ट है। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं कैपेसिटिव लोड इज डिफिकल्ट टू इंटरप्ट। ठीक है, अब देखो लाइन के अंदर ये कैपेसिटेंस आई कहाँ से। तो देखो दो कैपेसिटेंस आती है, एक तो होती है स्ट्रे कैपेसिटेंस जो कि सर्किट ब्रेकर की वजह से होती है, और वो होती है सोर्स साइड में। और दूसरी होती है लाइन कैपेसिटेंस, आप सब जानते होंगे इसके बारे में, ये लाइन और अर्थ के बीच में होती है, की वजह से होती है। ठीक है, के बीच में बनती है, या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ। अब देखो एक चीज़ और देख लो, ये जो लाइन कैपेसिटेंस है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी है किससे, स्ट्रे कैपेसिटेंस से। अब अपना फेनोमेना शुरू होता है कि हाई वोल्टेज ट्रांजाइंट आएंगे कैसे। देखो जैसे कि अपन ने बोला अनलोडेड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का एग्जांपल लेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। देखो अगर लाइन अनलोडेड है, मतलब यहाँ पे लोड नहीं लग रखा, ये साइड ओपन है, तो करंट फ्लो करना नहीं चाहिए था। लेकिन जैसा कि अपन ने पहले देख लिया था, लाइन और अर्थ के बीच में एक कैपेसिटेंस है, ठीक है ना, जिसको अपन लाइन कैपेसिटेंस बोलते हैं। इसके थ्रू एक करंट फ्लो कर रहा है, जिसको अपन कैपेसिटिव करंट बोलते हैं। अब इसी करंट को अपने इस सर्किट ब्रेकर को क्या करना है, ब्रेक करना है। तो वही चीज़ देखेंगे कि अब ये इसको ब्रेक कैसे करेगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो देखो सबसे पहले अपन ने जो अपने पहला वो डायग्राम पढ़ा था वो वापस से मैंने यहाँ बना दिया। करंट लीड कर रहा है, ठीक है, मान लो ये इंस्टेंट t1 पे नेचुरल जीरो आया, ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है। और मान लो कि यहाँ पे आर्क इंटरप्ट हो गई। तो अगर मैं यहाँ पे आर्क को इंटरप्ट कर रहा हूँ ना, तो देखो जो लाइन कैपेसिटेंस है उसके अक्रॉस एक वोल्टेज आएगा जो कि माइनस ऑफ वीजी होगा, नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जनरेटेड वोल्टेज। और ये वोल्टेज किसके आएगा, अक्रॉस आएगा, लाइन कैपेसिटेंस के अक्रॉस। मैं आपको देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक आइडिया देता हूँ। ये कैपेसिटेंस आप नेग्लेक्टेड मान लो, जैसे कि अपन ने पहले भी बोला था। ठीक है, आप चाहो तो इसको मान लो, चाहे इसको नेग्लेक्टेड मान लो, दोनों ही आपकी मर्जी है। ठीक है, दोनों ही सही है। देखो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है, और जब सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट क्या थे, क्लोज थे, तो करंट फ्लो किससे हो रहा था, लाइन कैपेसिटेंस के अक्रॉस। तो लाइन कैपेसिटेंस के अक्रॉस करंट फ्लो हो रहा था, मतलब चार्ज फ्लो हो रहा था। और जितना ज़्यादा चार्ज यहाँ से फ्लो होगा और उतना ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज डेवलप करेगा। ठीक है, ये चार्ज होगा, मतलब यहाँ पे वोल्टेज डेवलप करेगा, क्योंकि अपन को पता है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है ना, Q इक्वल्स टू CV। अब देखो चार्ज कितना डेवलप हुआ,
ये पूरा चार्ज यहाँ तक डेवलप हुआ, और यहाँ पे अगर इतना चार्ज डेवलप हुआ तो यहाँ पे वोल्टेज इस इंस्टेंट पे वोल्टेज कितना है, माइनस ऑफ वी जी। तो मैं सिंपल सा कह सकता हूँ ये जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आ गया, माइनस ऑफ वी जी। ठीक है ना। अब देखो इंस्टेंट टी के बाद, ठीक है, इंस्टेंट टी के बाद ये थ्योरी आप पढ़ लेना, इंस्टेंट टी के बाद इस सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के अक्रॉस, ठीक है ना, जब ये कॉन्टैक्ट ओपन हो गए थे, ठीक है, मैंने जैसे बोला टी के बाद ये कॉन्टैक्ट ओपन हो गए तो ये जो कैपेसिटर है वो चार्ज रह गया किससे, माइनस ऑफ वीजी से। और इस इंस्टेंट पे जो इस सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा ना, वो इस वोल्टेज जनरेटेड वोल्टेज और इस लाइन कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका डिफरेंस होगा। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से आप देख सकते हो। या फिर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर करूं, आप इसको नेग्लेक्टेड मानना चाहते हो ना, तो इस जनरेटेड वोल्टेज को आप यहाँ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तब भी जो जनरेटेड जो इस सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के अक्रॉस जो वोल्टेज आना है वो यहाँ का वोल्टेज और यहाँ के वोल्टेज का डिफरेंस आना है, जो कि वीजी होगा। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखो यहाँ पे जब मैंने दोनों का डिफरेंस लिखा ना, वी जी माइनस वी सी, तो वी सी की वैल्यू देख लो नेगेटिव ऑफ वी जी है। तो देखो जो वोल्टेज आया सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के अक्रॉस वो हो गया ट्वाइस ऑफ वी जी। अब देखो ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम जनरेटेड वोल्टेज आया इस सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के अक्रॉस, जो कि इनफ है इस कॉन्टैक्ट को वापस से स्ट्राइक करने के लिए, यहाँ पे आर को वापस से रीस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, अब देखो इस चीज़ को अपन यहाँ पे ग्राफिकली भी देख लेते हैं, जैसे कि बुक्स में लिखा हुआ है। यहाँ पे करंट इंटरप्शन था, ठीक है, उसके बाद एक वोल्टेज आ गया वो ट्वाइस ऑफ वी जी। ठीक है, ये ए से लेके बी तक इंक्रीज करा और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसने 2 वैल्यू ले ली। तो यहाँ पे आर्क इंटरप्ट होनी चाहिए थी, लेकिन इस वोल्टेज की वजह से जो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के अक्रॉस आया था उसने आर्क को फिर से क्या कर दिया, रीस्ट्राइक कर दिया। देखो मैंने यहाँ 2 की जगह लिखा है 1, क्योंकि कोरोना और लीकेज की वजह से जो वोल्टेज होता है ना वो थोड़ा सा रिड्यूस होता है। ठीक है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप इस बात को समझ सकते हो। अब देखो आर्क फिर से रीस्ट्राइक हो गई, मतलब कि करंट फ्लो होने लग गया। अब देखो यहाँ से अपना मेन फेनोमेना शुरू होता है। देखो यहाँ पे जो वोल्टेज था ना वो ट्वाइस ऑफ वी जी एम था। ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पे करंट फ्लो हुआ तो एकदम से ये जो वोल्टेज है वो ड्रॉप करेगा, और ये वोल्टेज ड्रॉप करके कहाँ जाएगा, जीरो पे, क्योंकि एकदम से करंट फ्लो होगा और ये हाईली डिस्चार्ज करेगा ये वोल्टेज। ठीक है ना, आप इस बात को समझ सकते हो। और ये आर्क जो है वो लो रेजिस्टेंस की है। ठीक है, तो जब वोल्टेज 2 वीजीएम से डायरेक्ट जीरो वैल्यू पे जाएगा तो एक हाई वोल्टेज ट्रांजिएंट आएगा जो इस वोल्टेज को जीरो से एक बहुत ही हाई वैल्यू पे ले जाएगा, जो कि होगी 4 टाइम्स। देखो यहाँ पे 3 लिखा है, वापस वही रीज़न है। ठीक है, तो देखो वही चीज़ मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखी है। जैसे ही ये आर्क स्टेब्लिश हुई थी, वोल्टेज जीरो हुआ था, एकदम से डिस्चार्ज हुआ था, 2 वीजीएम से जीरो आया था, लेकिन इसकी वजह से एक हाई ट्रांजिएंट वोल्टेज आया, और जिसने हाई ट्रांजिएंट फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज आया जिसने इस वोल्टेज को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू तक इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब ये वोल्टेज वापस से कहाँ आएगा, सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के अक्रॉस, और ये इस हाफ साइकिल के लिए इंक्रीज होना शुरू होगा। ठीक है ना, तो देखो यही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है, ये जो हाफ साइकिल था, ठीक है ना, ये जो हाफ साइकिल है इसमें देखो वोल्टेज जो आया सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के अक्रॉस 4 वीजीएम आया। ठीक है ना, या फिर आप इसको 3 भी मान सकते हो। ठीक है, वैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे आया था इस हाफ साइकिल के लिए 2 वीजीएम आ गया था सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के अक्रॉस, तो उसने आर्क को क्या कर दिया था, रीस्ट्राइक कर दिया था। वैसे ही यहाँ पे देखो करंट इंटरप्शन का टाइम आया और सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के अक्रॉस वापस एक वोल्टेज आ गया जिसकी वैल्यू 4 वीजीएम है। क्या ये आर्क को वापस से रीस्ट्राइक नहीं करेगा, बिल्कुल रीस्ट्राइक करेगा। आर्क को रीस्ट्राइक करेगा तो ये 4 वीजीएम वोल्टेज का डिस्चार्ज होगा, फटाफट जीरो पे जाएगा। ठीक है, इतनी जल्दी डिस्चार्ज होने के लिए एक हाई वोल्टेज ट्रांजिएंट आएगा जो इसको अब की बार 8 वैल्यू तक ले जाएगा। ठीक है, 8 वैल्यू मैंने लिखी है 5, क्योंकि मैंने आपको इसका रीज़न बताया था। ठीक है, तो यही फेनोमेना रिपीट होता हुआ चला जाएगा, और यही अपन को मेन कहानी जो है वो पढ़नी थी। देखो यहाँ पे 4 वीजीएम जब कॉन्टैक्ट के अक्रॉस वोल्टेज आया तो आर्क फिर से रीस्ट्राइक भी हो गई थी। तो यही चीज़ मैंने देख लो यहाँ पे लिखी भी, आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, और वो यहाँ बना रखा है 4 वीजी जब वोल्टेज आएगा इसके अक्रॉस तो वापस से क्या होगा, एक आर्क स्ट्राइक होगी और वोल्टेज 4 वीजी से डायरेक्ट जीरो जाएगा। ठीक है, अब देखो बस थोड़ी बहुत थ्योरी रह गई। अब देखो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये लिख रखा है थ्योरेटिकली ये फेनोमेना क्या कहता है, 2 टाइम्स वोल्टेज हमेशा इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन लीकेज और कोरोना की वजह से क्या होगा, जो मैक्सिमम लिमिटेड वोल्टेज है वो 5 वीजीएम तक रह जाएगा। जैसे कि आप इसने इस डायग्राम में देखा होगा, लास्ट में जो वैल्यू थी वो 5 वीजीएम थी। 8 वीजीएम होनी चाहिए थी 2 के फैक्टर के अक्रॉस, लेकिन 5 थी। ये बात हो गई। ठीक है, अब दूसरी बात देखो यहाँ पे, ये देखो ये जो कंडीशन है, ये जो ट्रांजिएंट आते हैं इतने सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस, ये इम्प्रोबेबल है। इम्प्रोबेबल मतलब कि असंभव है। ठीक है ना, मतलब हो ही नहीं सकते, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जिसको बोलते हैं, और बिल्कुल ही रेयर है। मतलब फिर भी होते हैं, मतलब 100 में से 0.1 चांस है। ठीक है, इसके होने का। ठीक है, तो देखो लेकिन जब भी ये होते हैं ना ये सीरियस डैमेज करके जाते हैं। ठीक है, पहला नोट तो ये। दूसरा नोट आप ये वाली बात देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इस
इस प्रोसेस का होने का जो सोल कारण है, जो इकलौता कारण है, वो क्या है कि ये जो सर्किट ब्रेकर है, ये जब करंट इंटरप्ट हुआ तो डाइलेक्ट्रिक स्टैंड डेवलप नहीं कर पाया, ठीक है ना। अगर ये सर्किट ब्रेकर करंट जीरो पे डाइलेक्ट्रिक स्टैंड डेवलप कर पाता तो करंट वापस से इंक्रीज नहीं करता। मान लो करंट वापस से इंक्रीज नहीं होता तो जो हाई वोल्टेज है वो एकदम से जीरो वैल्यू पे ना जाता और ये ट्रांजाइंट आता ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि ये सर्किट ब्रेकर जो है ना, उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इतनी डाइलेक्ट्रिक स्टैंड डेवलप कर पाए। इसलिए आप याद रखना, कैपेसिटिव करंट की ब्रेकिंग जब भी करनी है ना, या तो अपन वैक्यूम सर्किट ब्रेकर काम में लेते हैं, या SF6 सर्किट ब्रेकर, या फिर एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ठीक है ना। तो ये था कैपेसिटिव करंट ब्रेकिंग के बारे में। थैंक यू।